Hello everyone and once again welcome to NS Online Education. My name is Navin Kumar. Today in this video lecture we will discuss stability of double stranded DNA. Okay. तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए कैसा होता है हमारा डबल हेलिक्स, राइट। तो ये जो हमारा डबल हेलिकल मॉडल है इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, ये कितना स्टेबल है और ये किस वजह से स्टेबल है और किस तरीके से ये जो इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है इसमें कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? आप लोग को पता है कि इसमें टू स्ट्रैंड्स होते हैं, राइट। और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करते हैं। तो एक अगर आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरा वाला कैसा होगा? 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन होगी उसकी, राइट। सो हमें देखना है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं डीएनए के, ये फर्स्ट स्ट्रैंड और ये सेकंड स्ट्रैंड, ये आखिर एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से किसी ना किसी टाइप के इंटरेक्शन की वजह से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आपने मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं तो मॉलिक्यूल्स में आपने डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड पढ़े होंगे। तो वही क्या है, वो उन्हें हम बोलते हैं इंटरेक्शंस, राइट। तो इंटरेक्शन दो टाइप में ब्रॉडली हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से? एक है कोवलेंट और दूसरे है नॉन कोवलेंट। तो यहाँ पर जो दोनों स्ट्रैंड हमारे कनेक्टेड हैं उसके लिए जो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन्वॉल्व है वो कैसे हैं? वो है नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। कैसे हैं ये? नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है जिनसे ये जो दो स्ट्रैंड हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक तो सिंपली आप देख सकते हैं जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं वो क्या है? वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं इस इमेज में। मैं आपको हाईलाइट करके शो कर देता हूँ। आपको पता है जीसी के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं और एटी के बीच में 2 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिससे ये क्या है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बट सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टाइप का इंटरेक्शन है जो कि इन दोनों को जोड़ के रखता है। वो है आपका स्टैकिंग इंटरेक्शन। क्या है? स्टैकिंग इंटरेक्शन। और ये जो स्टैकिंग इंटरेक्शन है ये आपका इनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा जो है इसका इम्पोर्टेंस है दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से बाइंड करके रखने में। ओके, सो यहाँ पर किस तरीके से आपका स्टैकिंग इंटरेक्शन वर्क करता है? तो स्टैकिंग इंटरेक्शन में दो टाइप के यहाँ पर अगेन इसमें जो अगर हम देखें तो यहाँ पे दो टाइप के इंटरेक्शन इन्वॉल्व हैं। वो कौन सा है? एक है आपका हाइड्रोफोबिक, जो कि आपने प्रोटीन्स में पढ़ा है, राइट। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है यहाँ पर। और जो सेकंड है दैट इज वंडर वाल इंटरेक्शन। ओके, तो ये वो इंटरेक्शन है जो कि इन्वॉल्व है जिनकी वजह से आपका जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, और जैसे मैंने बताया कि जो सबसे ज्यादा मेजरली जो यहाँ पर जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो है आपका ये स्टैकिंग इंटरेक्शन। ठीक है, ये मेजर यहाँ पर इंटरेक्शन है इन दो स्ट्रैंड्स के बीच में। ओके, तो अब हम थोड़ा सा इमेज में देखते हैं कि किस तरीके से ये जो दो फोर्सेस हैं, ये इंटरेक्शन है, ये हेल्प कर रही है इनको साथ में रखने में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपके बेस पेयर। ठीक है, ये एक बेस पेयर है, उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं एक और बेस पेयर है। ठीक है, इस बेस पेयर में ये जो आप देख रहे हैं ये शुगर है। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। ये जो मैंने रेड से मार्क किया है ये शुगर है। यहाँ पर ये भी शुगर है, ये शुगर है और ये भी शुगर है। तो बेस कहाँ पर है? ये जो उसके आगे का पार्ट है वो बेस है, ये बेस है।
ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो बेस है वो कैसा स्ट्रक्चर है बेसिस का, या फिर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये यहाँ पर आप बेस देख पाएंगे। तो बेस का स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर मतलब ये प्लेट की तरह है, ठीक है। आपने देखे ना जो प्लेट्स जिसमें हम खाना खाते हैं, उसी तरीके से इनका भी स्ट्रक्चर प्लेट की तरह है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से एक प्लेट के ऊपर आप कोई दूसरी प्लेट रख सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी बेस जो है, एक बेस के ऊपर क्या है, एक बेस के ऊपर आप जो है दूसरा बेस प्लेट की तरह रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टैकिंग। क्या बोलते हैं इसे, स्टैकिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे प्लेट के ऊपर प्लेट रखी जा सकती है, वैसे ही बेस के ऊपर बेस रखा हुआ है। आप इस डायग्राम में देखें, ये आपका बेस है, फिर ये बेस है, तो क्या है, एक तरीके से प्लेट के ऊपर प्लेट्स रखी हुई है। इसी तरीके का दिख रहा है ना आपको। और ये किस लिए पॉसिबल हो पा रहा है, ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि ये जो आपके जो बेस हैं, वो कैसा स्ट्रक्चर है उनका, प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारे बेसिस हैं, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं, ये बेस पेयर है, ठीक है। तो ये जो बेसिस होते हैं, ये आपके कैसे हैं, ये आपके नॉन पोलर है नेचर में। कैसे हैं, नॉन पोलर। अब क्योंकि ये नॉन पोलर है नेचर में, ठीक है, तो उसी की वजह से क्या है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, जो नॉन पोलर होते हैं, कौन होते हैं, बेसिस कैसे हैं, बेसिस आपके नॉन पोलर है, ओ सॉरी नॉन पोलर, ओके। अब क्योंकि ये नॉन पोलर है, तो ये किससे दूर रहने की कोशिश करेंगे, ये वाटर से दूर रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये कोशिश करेंगे कि ये किसी भी तरीके से जो वाटर के साथ कांटेक्ट है उसको मिनिमाइज कर सके, ठीक है। मिनिमाइज द कांटेक्ट विद वाटर, ओके। किसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेस स्टैकिंग की, ठीक है। बेस स्टैकिंग जो है ये, इसकी वजह से जो वाटर के साथ इनका कांटेक्ट है वो क्या होता है, वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। क्यों, आप देख सकते हैं जितने भी बेसिस हैं यहाँ पर इस डायग्राम में, वो कहाँ पर है, वो इनसाइड है। आउटसाइड तो नहीं है ना, सब कहाँ है, इनसाइड है। तो ये इनसाइड रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वाटर के कांटेक्ट से दूर जा सके, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब हम एक प्लेट के ऊपर, ये मान लीजिए हमारी एक प्लेट है, ये एक बेस है, इसके ऊपर जब हम कोई दूसरा यहाँ पे प्लेट रखेंगे, दूसरा बेस रखेंगे इसके ऊपर, तो इनके बीच में स्पेस कम होगा, राइट, लेस स्पेस, और जिसकी वजह से वाटर जो है इनके बीच में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो कोशिश यही है इनकी क्या, कि एक के ऊपर एक प्लेट आने से, एक के ऊपर एक बेस आने से जो स्टैकिंग होगी, उस स्टैकिंग की वजह से क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जो है इनके बीच में नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से जो है ये क्योंकि नॉन पोलर नेचर के हैं, तो ये वाटर से कांटेक्ट से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जो कि प्रोटीन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपको मैंने बताया प्रोटीन से भी कि जो पोलर होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व होने की कोशिश करते हैं, पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट क्या है, वाटर। वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की कोशिश करते हैं, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे ऑयल, ऑयल क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। इसलिए वाटर और ऑयल को जब मिक्स करते हैं तो वाटर और ऑयल मिक्स नहीं होते, क्यों, क्योंकि वाटर पोलर है और ऑयल कैसा है, ऑयल नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया। तो इसी वजह से यहाँ पर भी जो बेसिस है, क्योंकि नॉन पोलर है, तो ये वाटर से दूर जाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए कहाँ चले जाते हैं, ये मॉलिक्यूल के इनसाइड में रहते हैं, कोर में रहते हैं, ठीक है। तो बाहर कौन है, ये बाहर कौन है, ये जो हम देख रहे हैं, ये बाहर कौन है, ये है आपका फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। जो फोस्फेट बैकबोन है, शुगर फोस्फेट बैकबोन हम इसको बोलते हैं, ये आउटसाइड रहती है, ठीक है। क्यों रहती है आउटसाइड, ये आप देख सकते हैं, ये शुगर फोस्फेट बैकबोन है, शुगर है फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर यहाँ पे फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट है।
तो ये शुगर जो फॉस्फेट बैकबोन है आउटसाइड क्यों रहती है, क्योंकि ये जो है, ये जो फॉस्फेट है ये पोलर है, इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, पोलर तो नहीं, क्या है, चार्ज है। ठीक है, पोलर का मतलब होता है पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पोलर मॉलिक्यूल पे भी होता है बट पार्शियल होता है, चार्ज मॉलिक्यूल पे पूरा कंप्लीट चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉस्फेट कैसे पोलर होता है, मैंने आपको बार बार बना के भी दिखाया है कि ऑक्सीजन ये पी, ये ऑक्सीजन इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, तो ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन है और यहाँ पर आपकी शुगर होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका जो है शुगर होगा, ये इस तरीके से। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से क्या है, ये आपका चार्ज होने की वजह से ये वाटर में डिजोल्व हो सकता है, यानी कि ये क्या, वाटर लविंग है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। दूसरी चीज एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि फॉस्फेट जो है बाहर तो रह सकते हैं क्योंकि वाटर लविंग है, लेकिन क्योंकि ये दो स्ट्रैंड बेस स्टैकिंग की वजह से पास में आ गए हैं और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पास में आ गए हैं, तो क्योंकि एक स्ट्रैंड पे, आप, मैं कहाँ पर, यहाँ पे शो कर देता हूँ, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो इन बेस स्टैकिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो स्ट्रैंड पास तो आ गए हैं, लेकिन इनके पास आने से क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट है ये भी पास आ गए हैं, ये भी क्या आ गए हैं, पास में आ गए हैं। तो आपको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। ठीक है, ये एक दूसरे को दूर की तरफ पुश करेंगे, यानी कि ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है और ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो रिपल्शन की जो फोर्स है उससे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो कौन सी है, वो है इन बेस स्टैकिंग की वजह से जो फोर्स है। ठीक है, यानी कि जो स्टैकिंग इंटरेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है जो मैंने आपको बता दिया कि ये जो बेसिस हैं ये नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर बेस जो है वो एक के ऊपर एक लाई करेंगे। ठीक है, और इससे क्या है कि इनमें क्या है आपका, ये कोशिश करेंगे कि वाटर इनके क्लोज ना आए। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, पास में आ जाएंगे, सब एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेंगे, जिससे ये दो स्ट्रैंड भी एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रोटीन्स में आपने देखा है कि जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, वो आपको प्रोटीन के कोर में मिलते हैं। क्यों, क्योंकि वो बाहर वाटर से दूर जाना चाहते हैं। इसी तरीके से ये जो दो डीएनए स्ट्रैंड हैं, क्योंकि इनके जो बेसिस हैं, ये जो बेस हैं ये नॉन पोलर नेचर के हैं, तो ये आपके वाटर के कांटेक्ट किस में नहीं रह सकते, इसीलिए क्या है, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ताकि ये जो बेस बेस हैं वो कहाँ चले जाए, वो अंदर की तरफ आ जाए और वाटर के साथ जो कांटेक्ट है वो मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हो रहा है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर एक हो रहा है वंडर वाल इंटरेक्शंस। ठीक है, इसमें वंडर वाले इंटरेक्शंस भी हो जाते हैं। ये जो बेस स्टैकिंग हो रही है इसमें, इनके बेस, ये जो बेस स्टैकिंग है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना है कि वहां पर वंडर वाल जो फोर्स है, इंटरेक्शन है, वो वर्क कर सकता है। ठीक है, तो जिससे जो है यहाँ पर आपका और भी ज्यादा जो है ये जो स्टैकिंग इंटरेक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आई होप ये अब आपको ये आइडिया जो है क्लियर हो गया है। ओके, और इसमें अगर हम देखें, अगर हम बात करें किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपकी जो बेस पेयरिंग है, तो ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इनमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और जो जी और सी है इसके बीच में थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इसीलिए अगर हम कहें कि कौन सा जो डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल होगा, अगर ये हम आपसे पूछा जाए, तो आपको यही कहना है कि जिसमें जीसी कंटेंट ज्यादा है, जीसी रिच प्रोटीन, वो ज्यादा स्टेबल होंगे। क्यों, क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वहां पर थ्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, यानी कि जीसी बेस पेयर जो होता है उसमें थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, बट लेकिन जो ए और टी होता है उसमें सिर्फ दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इसीलिए एटी से ज्यादा कौन स्टेबल है, एटी से ज्यादा आपका जीसी ज्यादा
स्टेबल है। और जीसी की जो ये जो डाइन्यूक्लियोटाइड, इसकी जो स्टैकिंग एनर्जी है वो ज्यादा होती है, ठीक है, हाई, एज कंपेयर टू जो टीए और टीए के बीच में जो आपकी स्टैकिंग एनर्जी है, ठीक है। तो इसी वजह से भी, क्योंकि दैट मीन्स कि जीसी जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही, इसके साथ साथ इनकी जो स्टैकिंग इंटरेक्शन की जो एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा है इनसे, ठीक है। यानी कि अगर आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इनको अनफोल्ड करना है, तो आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनकी एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगी। जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना बॉन्ड, उसकी एनर्जी उतनी ही नेगेटिव होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो बॉन्ड जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, उसकी एनर्जी उतनी ही पॉजिटिव होगी, ठीक है, ले या फिर लेस नेगेटिव होगी, आप ये कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे डीनेचुरेशन की। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन का क्या मतलब है? जैसे हमने प्रोटीन में देखा था कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उसमें फोल्डेड प्रोटीन, अनफोल्डेड प्रोटीन, राइट। तो प्रोटीन को भी डीनेचर किया जा सकता है। डीनेचर का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप बस उसे क्या कर रहे हैं, आप उसे अनफोल्ड कर रहे हैं। यानी कि जो उसका 3D कंफर्मेशन जो उसकी होनी चाहिए थी प्रोटीन, आप उस 3D स्ट्रक्चर्स को क्या कर रहे हैं, उसको डिसऑर्ट कर दे रहे हैं, उसको अनफोल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। सिमिलरली यहाँ पर भी जो डीनेचुरेशन है डीएनए का, वो भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अनफोल्डिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। यानी कि यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, आप सिंपली बोल सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड्स, या फिर सेपरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट करना क्या है होगा, डीनेचुरेशन होगा। और इसे करने के अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। इसमें आपके फिजिकल मेथड हैं, केमिकल मेथड हैं। यानी कि फिजिकल मेथड की बात करें तो आप हीट दे करके जो है डीनेचर कर सकते हैं डीएनए को, ठीक है। केमिकल मेथड में आप यूरिया वगैरह केमिकल का यूज कर सकते हैं उनको डीनेचर करने के लिए। सिमिलरली प्रोटीन में भी हमने देखा था कि आप इनको यूज करके प्रोटीन को भी डीनेचर किया जा सकता है, ओके। नाउ इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है एक सिंगल लाइन जो दिख रही है, ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, जो थोड़ा थिक है। लेकिन जहां पर ये थिन हो गया है, मैं जरा हाईलाइट करके आपको शो करता हूँ, आप फोकस कीजिए इन रीजन्स पे। ये कैसे हैं, ये थोड़े थिन थ्रेड्स हैं। ये थिन जो थ्रेड्स आपको दिख रहे हैं, ये वो रीजन है जहां पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अलग हो गए हैं, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पर आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स एक दूसरे से हट गए हैं, ओपन हो गए हैं, ओके। तो ये क्या है, ये वो रीजन्स है जहां पर डीएनए डीनेचर हो गया है, ठीक है। अब जरा इस इमेज पे फोकस कीजिए, ये है आपका डबल हेलिकल डीएनए, ठीक है। यहाँ पर हम डीनेचुरेशन प्रोसेस देखें तो डाउन डायरेक्शन में आपका डीनेचुरेशन हो रहा है। डीनेचुरेशन आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रैंड है और ये जो स्ट्रैंड है, ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। तो ये डीनेचुरेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है, ये पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हुए हैं, इसलिए इसको बोला गया पार्शली डीनेचर्ड डीएनए। लेकिन फर्दर अगर हम वो जो डिनेचुरेशन की जो प्रोसेस उसको कंटिन्यू रखेंगे, तो ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका डिनेचुरेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम हीटिंग वगैरह हटा दें, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को वापस से रिड्यूस कर दें, तो ये जो आपके दोनों स्ट्रैंड है वापस से एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बेस पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्टेबल रहना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो बेसिस हैं ये आपके नॉन पोलर हैं। तो ये नॉन पोलर हैं, तो ये एक्वस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। इसके लिए क्या होगा कि ये बेस पेयरिंग करना चाहेंगे दूसरे स्ट्रैंड के बेस पेयर्स के साथ, ताकि नॉन पोलर जो है इंटरेक्शन हो सके और ये वाटर से दूर जा सके, ठीक है, वाटर के कांटेक्ट से बच सकें। तो इस जैसे आप जो है टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, तो ये वापस से क्लोज आ जाएंगे, ठीक है।
टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है ऐसा कि ये सेपरेट हो पाए? टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमने क्या किया, हमने इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी इन स्ट्रैंड्स को कि उस एनर्जी के साथ जो है ये आ, अकेले रह सकते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इन्हें जो है इसके साथ बेस पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी, जितनी एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड थी, वो हमने टेम्परेचर इंक्रीज करके इसको प्रोवाइड कर दी, और इतनी एनर्जी मिलने पे ये दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। नाउ जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इसको क्या बोला गया, अनीलिंग, और इसको, इस प्रोसेस को क्या बोला गया, डीनेचुरेशन। ये आप जब पीसीआर पढ़ेंगे तो वहां पर ये दोनों टर्म्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। डीनेचुरेशन की जगह पे आपको मेल्टिंग मिल सकता है देखने के लिए। ठीक है, जब हम हीटिंग से डीनेचुरेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पीसीआर में हम जो रेप्लिकेशन सेल के अंदर होता है उसको हम लैब में करना चाह रहे हैं। ठीक है, इन विट्रो इन विवो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो पीसीआर में हम जो है लैब के अंदर डीएनए को रेप्लिकेट करना चाहते हैं। डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए पहले उसके जो स्ट्रैंड्स हैं उनको अलग करना पड़ता है। स्ट्रैंड को अलग करने के लिए हमें उसे डीनेचर करना पड़ेगा। उसके बाद जब वो डीनेचर हो जाता है तो फिर बाद में हमें प्राइमर बाइंड करते हैं। प्राइमर से बाइंड कराने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग जो होगी वो क्या है, अनीलिंग होगी एक तरीके से। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस में आप देखेंगे। तो आई होप डीनेचुरेशन क्या होता है, डीनेचुरेशन आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर हम डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। वो किसका काम होता है, वो होता है न्यूक्लियस का काम। जो न्यूक्लियसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये कट कर देते हैं डीएनए को। ठीक है, कि कहीं भी कट कर सकते हैं। जो अंदर कट करते हैं उनको एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। जो एंड्स पे जो न्यूक्लियोटाइड है वहां पे उनको कट करते हैं, उनको हटाते हैं, उन्हें हम एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। और ऐसे एजेंट्स जिनको हम यूज करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, किसके लिए, डीनेचुरेशन के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डी नेचरिंग एजेंट, राइट। तो इससे मैं जैसा हमने प्रोटीन में डिस्कस किया था उसी टाइप से यहाँ पर भी है। नाउ अब हमें डिस्कस करना है कि ये जो डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस है इसे हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितना डीएनए डीनेचर हो चुका है और कितना डीएनए भी डीनेचर होना बाकी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं किसका, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। किसका यूज कर सकते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक आपने पढ़ी होगी, क्या करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में, इसमें हम लाइट डालते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास क्यूवेट होती है, उस क्यूवेट में हमारा सैंपल होता है, राइट। और इसमें हम क्या करेंगे, इस जिसमें हमारा सैंपल है इसके ऊपर हम लाइट डालेंगे, और पीछे यहाँ पर डिटेक्टर होगा, राइट। तो कितनी हमने लाइट इसके ऊपर डाली, इंसिडेंट लाइट कितनी थी, कितनी जो है वहां पे दूसरी साइड पहुंची है, ठीक है, उसको डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है, राइट। और फिर हमें पता चल जाता है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो गई है। क्या हो गई है, एब्जॉर्ब। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर वो क्या करते हैं, वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्वांटिफिकेशन है इससे हम बता सकते हैं कि कितना जो आपका डीएनए है वो डीनेचर हो गया और कितना अभी इंटैक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है या कोई भी ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, ये आपकी बेस्ड है किस पे, ये बेस्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और ज्यादातर जो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्बेंस, ठीक है, ये किस पे होता है, ये होता है आपका 260 नैनोमीटर पे। ठीक है, तो डीएनए जो है वो क्या करते हैं, वो 260 नैनोमीटर की जो लाइट होती है उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं इनका ये एब्जॉर्ब मैक्सिमा है। एब्जॉर्ब मैक्सिमा मतलब कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है,
वैसे तो ये और भी टाइप के जो रेडिएशन है उसको भी एब्जॉर्ब करेंगे, बट जो मैक्सिमा जिस लाइट को ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वो है 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट। क्लियर हो गया? अभी जो 260 नैनोमीटर की जो लाइट है ये क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन लेक्चर आपने देखा है, तो उसमें आपने देखा है कि जो डिफरेंट टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होती हैं उसमें जो लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रिलेटेड है, लिंक्ड है किससे? ट्रांजिशन से, किसी न किसी ट्रांजिशन से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर जो आपका ये 260 नैनोमीटर की जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, इससे क्या होता है? इससे आपके जो डी लोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, उसमें ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांजिशन ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया है। तो अगर आपको नहीं पता है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो आप जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखिए, वहां से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये किसमें, ये बेसिस की वजह से है। जो डीएनए में जो बेसिस हैं, ठीक है, उनमें ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो वो जो डबल बॉन्ड है उसकी वजह से वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और इनमें यही क्या करते हैं, यही इस रेडिएशन की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ ये जो हमारी 260 नैनोमीटर की लाइट है इसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? ठीक है, हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आपने लेक्चर देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है तो उससे किसी ना किसी टाइप का जो है चेंज आता है, मॉलिक्यूल में कोई ट्रांजिशन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये मॉलिक्यूल 260 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपका ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इनका जो है ट्रांजिशन होता है। और ये किस वजह से, ये कहाँ पर होते हैं? ये आपके बेस में होते हैं। ठीक है, जो आपके बेसिस होते हैं उसमें ये आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि बेसिस में आपने देखा है जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसमें क्या है, डबल बॉन्ड देखे थे ना हमने, आपने वहां पे डबल बॉन्ड देखे ही होंगे, राइट? तो सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखना चाहिए, वहां से ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि दो कंडीशन यहाँ पे बनती है, ठीक है, एक है आपके स्टैक्ड बेस पेयर, ठीक है, और दूसरे कैसे हैं? दूसरे हैं आपके अनस्टैक्ड बेस पेयर। ठीक है, अनस्टैक्ड कब होंगे? जब आपका जो डीएनए है वो कैसा हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा। ठीक है ना, अनस्टैक्ड का मतलब यहाँ पे है डी नेचर्ड डीएनए, और स्टैक्ड का मतलब है यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं इसमें। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आपका डीनेचरिंग होती है वैसे वैसे जो है आपका ये जो एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस जो है हमारा 260 नैनोमीटर, ये क्या होता है, ये आपका इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? ये इंक्रीज। ठीक है, यानी कि जब हम स्टैक्ड से अनस्टैक्ड की तरफ मूव करते हैं तो एब्जॉर्बेंस जो है 260 नैनोमीटर पे वो इंक्रीज हो जाता है, ना कि डिक्रीज। अब आप कहेंगे इंक्रीज क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इस स्टैक्ड बेस पेयरिंग की, तो यहाँ पर जो स्टैक्ड बेस पेयर में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन स्टैक्ड जो बेस पेयरिंग है उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, इनका इंटरेक्शन होता है। अब क्योंकि ये यहाँ पर बिजी हैं इसीलिए यहाँ पर जो है कम ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है इंटरेक्शन इन्वॉल्व
पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीज पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका इंटरेक्शन है, कैसा इंटरेक्शन है, जो स्टैक्ड बेस पेयरिंग का जो इंटरेक्शन है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए क्योंकि वो वहां पर बिजी हैं, इसलिए क्या है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कम होते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये अनस्टैक्ड हो जाते हैं, अनस्टैक्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या है कि वो जो पाई इलेक्ट्रॉन वहां पर अभी इंटरेक्शन में इन्वॉल्व थे, ठीक है, यहाँ पर स्टैकिंग में, तो वो अब फ्री हो गए हैं। अब क्योंकि वो फ्री हो गए हैं, तो अब वह यहाँ पर क्या है, वो एब्जॉर्प्शन करेंगे इस रेडिएशन का। ठीक है, और उनमें ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन होता है कहाँ पर, एक हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह एनर्जी गेन करते हैं, तो वो एक हाई एनर्जी स्टेट में जंप कर जाते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वापस से वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे जब ये आपके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है फिर जो है ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करके जंप कर जाएंगे, ठीक है, टू द हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पर ये जो एब्जॉर्बेंस है ये क्यों इंक्रीज हुआ है। और इसी, ये जो एब्जॉर्बेंस जितना इंक्रीज होगा, इससे आप ये फिगर आउट कर लेंगे कि आपका कितना डिनेचुरेशन हुआ है। ठीक है, अब हम क्योंकि यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो यहाँ पर आप इस इमेज में देखिए जरा, ये यहाँ पर आपका गिवन है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट एट 260 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसका एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ ऑफ द क्यूवेट। ये जो क्यूवेट है इसका लेंथ कितनी, विड्थ कितनी है, तो ये यूजुअली होती है 1 सेंटीमीटर। तो यूजुअली 1 सेंटीमीटर होती है, तो एल की वैल्यू 1 हो जाएगी। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट यहाँ पर आपको किसका दिया है, बेसिस का दिया है कि एएमपी जो है, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करता है 260 नैनोमीटर पे, तो सबसे ज्यादा अगर कोई एब्जॉर्ब करता है वो है आपका एएमपी। कितना कर रहे हैं, 15,400। ठीक है, पर मोल पर सेंटीमीटर, ये मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है एएमपी के लिए, जीएमपी के लिए, यूएमपी के लिए, डी टीएमपी के लिए, और ये आपका सीएमपी के लिए, इन सब के लिए आपको गिवन है 15,400, 11,700, 9,900, ये सब। ये कैसे है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वेवलेंथ है, ये है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। अब जरा देखें कि वैसे ये और भी, जैसे 240 पे भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट, 270 पे भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, 280 पे भी एब्जॉर्बेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये एक रेंज है, इस रेंज में ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है यहाँ पर इस 260 पे, किसका, ए का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एएमपी जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है कहाँ पर, इस 260 नैनोमीटर पे। ठीक है, तो हम क्या है कि जब भी हम क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, तो हम ऐसी वेवलेंथ को सिलेक्ट करते हैं जिसपे मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करे। क्यों है, इसका क्या रीजन है, इसका इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी कि अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा, मतलब अगर हम थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, तो हमें यहाँ पर काफी बड़ा गैप देखने के लिए मिलेगा, जिसको नोटिस करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक रहता है कि हम इसी वेवलेंथ को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर थोड़ी सी कंसंट्रेशन मैंने कम कर दी, तो हो सकता है ये वाली लाइन जाए इस तरीके से और ये इस तरीके से आ जाएगी, ए के लिए बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं 240 नैनोमीटर पे देखूं, तो 240 की वेवलेंथ ये है। ठीक है, तो यानी कि गैप यहाँ पे बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर के चांसेस ज्यादा है। बट यहाँ पर इस पोजीशन पे 260 नैनोमीटर पे सबसे ज्यादा गैप है इन दोनों लाइंस के बीच में, तो दैट मीन्स क्वांटिफिकेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस अच्छा खासा है, तो वैल्यू और भी ज्यादा एक्यूरेट आएगी। क्लियर है, तो इसीलिए हम वो वेवलेंथ सेलेक्ट करते हैं जिसपे मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है वो मॉलिक्यूल। ओके, और उस पर कोई दूसरा ना कर रहा हो, ये भी जरूरी है। तो ये आपने देखा है कि जितने भी बेसिस हैं आ, वो अराउंड 260 नैनोमीटर पे सभी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है, जो कि स्लाइटली डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा आगे चला गया है। ठीक है, कोई
थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें रहेगा, बट ऑन एन एवरेज 260 पे सभी कर रहे हैं। ओके, चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देता हूँ रिलेटेड टू क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए यहाँ पर क्वांटिफिकेशन, ठीक है। क्वांटिफिकेशन में बेसिकली हम फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या, कंसंट्रेशन किसकी, न्यूक्लिक एसिड की, कि हमारे सैंपल में न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए कितना प्रेजेंट है, ये आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। और जैसा आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, ये एज पर दिस इमेज कि 240 नैनोमीटर से अराउंड 280 नैनोमीटर की जो रेंज है, इसमें आपके जो ये जो बेस हैं, चाहे वो आपका एएमपीओ, जीएमपीओ, यूएमपीओ, टीटीएमपीओ, एसीएमपीओ, ये सभी इस रेंज के अंदर एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अराउंड दिस 260 नैनोमीटर, राइट। इस वेवलेंथ के लाइट को सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ये जो है, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी कि ये जो एब्जॉर्प्शन है किसकी वजह से होता है, ये हो रहा है यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है हो रहा है पाई से पाई स्टार, ठीक है। पाई से पाई स्टार का जो ट्रांजिशन है किसका, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं पिरिमिडिन और प्यूरिन रिंग के, ठीक है, उनमें ये आपका ये ट्रांजिशन होता है इस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद। तो जैसा मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर रहा था कि थोड़ा भी यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे कि कोई थोड़ा सा अगर चेंज आता है कंसंट्रेशन में, तो 260 नैनोमीटर पे हमें काफी अच्छा जो है डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है दोनों कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो क्वांटिफिकेशन इजी रहता है 260 नैनोमीटर पे, इसलिए हम जो है जो एब्जॉर्बेंस है यानी कि डीएनए का जो क्वांटिफिकेशन है वो किस पे करते हैं, एट 260 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है। तो इस लाइट का हम यूज करते हैं। अब कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख लेंगे कि नाउ अगर आपका जो एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, किस पे, 260 नैनोमीटर पे जो आपकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है वो आ रही है 1 यूनिट, ठीक है। यानी कि आपने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया, 260 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट यूज करी आपने, और आपको जो एब्जॉर्बेंस है वो कितना शो हो रहा है, 1 यूनिट शो हो रहा है, ठीक है, 1 आ रही है उसकी वैल्यू। तो इन दैट केस इसका मीनिंग होता है कि जो आपने का जो सैंपल है क्यूबिट के अंदर, जो भी आपने इसमें सैंपल लिया है क्यूबिट के अंदर, उसमें डीएनए की कंसंट्रेशन होगी 50 माइक्रोग्राम पर एमएल, ठीक है। इतना डीएनए, इतनी कंसंट्रेशन में डीएनए आपका प्रेजेंट है किसमें, उस क्यूबिट के अंदर, सिंपल, ठीक है। अब क्योंकि ये 1 यूनिट के लिए 1 यूनिट एब्जॉर्बेंस है, तो दैट मीन्स 50 माइक्रोग्राम पर एमएल। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि एब्जॉर्बेंस है 0.5 यूनिट, तो आप बताइए कि कितना डीएनए होगा उसके अंदर। अगर 1 यूनिट में 50 माइक्रोग्राम है तो 0.5 यूनिट में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.5 इंटू 50, 5 5 जा 25, तो कितना हो जाएगा 25 माइक्रोग्राम पर एमएल। तो इस तरीके से जो है हम डीएनए की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट है ये है पर्टिकुलर बेस के लिए, कि एएमपी के लिए कितना है, जीएमपी के लिए, यूएमपी, टीएमपी, सीएमपी, इनके लिए पर्टिकुलरली यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो जो इसका मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट आएगा डीएनए का, वो आपका जो है ये वैल्यू देता है, ठीक है, कि 1 यूनिट एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू 50 माइक्रोग्राम पर एमएल, ठीक है। किसके लिए है ये है आपका फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, याद रखिएगा किसके लिए है, फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर हम बात करें कि आपका जो डीएनए है वो कैसा है, वो आपका है फॉर एग्जांपल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एसएसडीएनए, तो उस केस में आपकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, उस केस में जो 1 यूनिट आपका होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 33 माइक्रोग्राम पर एमएल डीएनए, तो उसमें ये कंसंट्रेशन ली जाएगी। और अगर हम बात करें कि आपका डीएनए नहीं है, आपके पास जो है वो है आपका आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए,
तो उस केस में जो आपकी 1 यूनिट है, 1 यूनिट दैट विल बी इक्वल्स टू 40 माइक्रोग्राम पर ml। ओके। तो मेनली आपको जो याद रखनी है वो ये है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो इससे आता है। जनरली वो ये वैल्यू देते ही हैं क्वेश्चन में जब वो पूछते हैं। ठीक है। उससे रिलेटेड मैंने छोटा सा आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी करके बताया, बाकी तो जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। ठीक है। तो ये एब्जॉर्बेंस का क्राइटेरिया क्लियर हो गया है। तो आपको वापस से पीछे वाली स्लाइड पे लेके चलता हूँ मैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे आपका जो डीएनए है वो डीनेचर होगा, वैसे वैसे ही जो एब्जॉर्बेंस है 260 नैनोमीटर पे वो क्या होगा, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और इस इंक्रीज, ये जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारा डीएनए जो है वो डीनेचर हो रहा है। ठीक है। क्यों हो रहा है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये जो एब्जॉर्बेंस है 260 नैनोमीटर पे, ये पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके बिजी रहते हैं किसमें, जब यहाँ पर आपके डबल स्टैंड जो बेस स्टैकिंग होती है उसमें। लेकिन जैसे ही ये स्टैंड्स फ्री हो जाते हैं तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, तो एब्जॉर्बेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए स्पेस तो नहीं दिख रहा है, लेट अस हैव दिस स्क्रीन। कि अगर आपका जो डीएनए है वो मान लीजिए पहले जो एब्जॉर्बेंस दे रहा था उसका कर्व इस तरीके से था, वो लेट से ये था। तो जब वो डीनेचर होगा तो डीनेचर होने पे जो उसका कर्व है ये इस तरीके से हो जाएगा, इंक्रीज। यानी कि अब एब्जॉर्बेंस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर आपके ज्यादा पाई से पाई ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो जो एब्जॉर्प्शन है लाइट का वो ज्यादा होगा। ठीक है। अब ये क्या हुआ है कि ये आपका इंक्रीज हुआ एब्जॉर्बेंस, राइट। और इस टाइप का जो इंक्रीज होता है इसको हम बोलते हैं हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। ये टर्म्स आपने फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज्यादा सुनी होंगी। इसे हम बोलते हैं हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। यानी कि अब ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है। पहले ये सिर्फ इतना ही कर पा रहा था, ये वैल्यू थी इसकी, अब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई एब्जॉर्बेंस की। तो ये क्या हो गया, हाइपर। ठीक है, ज्यादा हो गया है। ठीक है। क्रोमिक मतलब कलर, तो कलर का एब्जॉर्बेंस ज्यादा हो रहा है, यानी कि लाइट का एब्जॉर्बेंस ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। एक होता है आपका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपो मतलब कि कम हो रहा है एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस क्या होगा, कम, जो कि हमारा केस नहीं है। हमारा केस तो हाइपर क्रोमिक का ही है जिसमें एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर ये रिड्यूस हो जाता है तो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसके अलावा आपके दो टाइप के शिफ्ट और भी होते हैं। ठीक है। जो कि आपको फाइंड आउट करने हैं। एक होता है कि आपका अभी ये एब्जॉर्बेंस था, अब ये एब्जॉर्बेंस आगे की तरफ शिफ्ट हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। एक हो सकता है कि इसके पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि जो वेवलेंथ थी एब्जॉर्बेंस की वो चेंज हो गई है, पहले कुछ और थी अब कुछ और हो गई है। इस टाइप के शिफ्ट को क्या बोलते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। एक टर्म मैं आपको बता देता हूँ, सर्च करने में इजी रहेगा इंटरनेट पे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, उसको आप सर्च कीजिएगा। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं हीट डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है। तो हीट डीनेचुरेशन देखते हैं डीएनए का। तो जब हम डीनेचरिंग के लिए, डीनेचुरेशन करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, हीट का। ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग ऑफ डीएनए। ठीक है। तो क्योंकि नॉर्मली हीटिंग से मेल्टिंग होती है, तो यहाँ पर जिसको मेल्टिंग बोलते हैं, अगर आप हीट का यूज कर रहे हैं डीएनए को डीनेचर करने के लिए। ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट होते चले जाएंगे। अब ये जो मेल्टिंग है डीएनए की, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, इसमें आपका जो फैक्टर आ जाता है वो है जीसी कंटेंट।
क्या आ जाएगा, जीसी कंटेंट। तो जीसी कंटेंट जैसा हमने डिस्कस भी किया है कि जीसी कंटेंट से क्या होता है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा होती है। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, एक तो ये रीजन है। तो जितना ज्यादा जीसी कंटेंट होगा उतने ही ज्यादा एनर्जी लगेगी उनको सेपरेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब हमें दो, जो नॉर्मली दो होते हैं एटी के बीच में, उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ताकि हम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकें। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर जो है जीसी के बीच में जो स्टैकिंग इंटरेक्शन है वो भी ज्यादा हो जाता है। मतलब वो उसकी जो एनर्जी है वो भी ज्यादा है, स्टैकिंग इंटरेक्शन भी यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ हाई स्टैकिंग इंटरेक्शन 80 से ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है। तो इन दो रीजंस की वजह से जो जीसी कंटेंट, या फिर आप कह सकते हैं जो आपके जीसी रिच डीएनए हैं, जीसी रिच डीएनए, उन्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो सके। तो इसे पीसीआर में हमने डिस्कस किया है। तो पीसीआर का लेक्चर आप देखेंगे तो वहां पे आपको फॉर्मूला भी गिवन है जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो छोटे आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनका हम वो टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं कि उन्हें कितनी एनर्जी चाहिए होगी ताकि उसको ब्रेक किया जा सके, यानी कि उनको सेपरेट किया जा सके। ठीक है। तो मेन जो है वहां पे वो हम देखते हैं कि जीसी कितना है और एटी कितना है, तो वो आप पीसीआर वाले लेक्चर में देख लेंगे। ओके। तो ये जो बी वाला जो इमेज है ये यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि जीसी कंटेंट इंक्रीज करने से क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी प्लस सी, परसेंटेज ऑफ टोटल न्यूक्लियोटाइड। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो परसेंटेज है जीसी का वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, कितना, 0 से 100%। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, वैसे वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है, मेल्टिंग टेम्परेचर जो कि रिक्वायर्ड है, वो क्या हो रहा है, वो आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर आपका जीसी कंटेंट है 40%, कितना है, 40%, तो आपको अप्रोक्सीमेट कितना टेम्परेचर चाहिए, अराउंड दिस 90 डिग्री के अराउंड आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये स्ट्रैंड सेपरेट हो सके। अगर आपका जो जीसी कंटेंट है लेट से वो हो जाए 60 ले लीजिए, चलिए ये 60 है, तो ये आ गया 60 यहाँ पर डॉटेड। तो आप देख सकते हैं अगर आपका 60% जो है जीसी कंटेंट है, 40% एटी है, तो उस केस में आपको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए। ठीक है। तो दैट मीन्स कि जैसे जैसे आपका जीसी कंटेंट इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपको जो एनर्जी है, यानी कि जो टेम्परेचर आपको है ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि दोनों स्ट्रैंड डीनेचर हो सके, सेपरेट हो सके। ठीक है। तो ये आपको आइडिया मिल गया किसका, जीसी कंटेंट का। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका इसमें जो कि इम्पोर्टेंट है फैक्टर विच अफेक्ट मेल्टिंग ऑफ डीएनए, इसमें आ जाएगा आपका आयनिक स्ट्रेंथ। क्या आ जाएगी, आयनिक स्ट्रेंथ। तो एक आपने देखा कि जीसी कंटेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज दिस जीसी, सॉरी, आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ कैसे यहाँ पे रोल प्ले कर रही है, देखिए जो पीछे हमने जो डायग्राम देखा है डीएनए का, उसमें जो डीएनए है उसकी जो आउटसाइड वाली जो, ये जिसके आउटसाइड, इनसाइड तो क्या होते हैं, इनसाइड होते हैं इसमें आपके बेसिस, और बाहर की तरफ ये जो हमने ड्रॉ की है लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। राइट। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है। यही तो बैकबोन है डीएनए की, पहले शुगर है फिर फॉस्फेट है फिर शुगर है फिर फॉस्फेट है, इस तरीके से है। राइट। सो ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है इसके ऊपर कैसा चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। राइट। और ये मैं आपको बता भी रहा था क्योंकि ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे से क्या है, दूर जाने की कोशिश करते हैं। राइट। दे ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, बट इनको पास में कौन रखे हुए,
इनको जो स्टैकिंग इंटरेक्शन है और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से, और जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है उसकी वजह से दो स्ट्रैंड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बट यहाँ पे एक अपोजिट फोर्स भी, यानी कि दो फोर्स काम करते हैं, एक जो इन्हें क्लोज लाना चाहती हैं और एक जो इन्हें दूर ले जाना चाहती हैं। तो दो टाइप की फोर्सेज हैं यहाँ पर इस डीएनए के अंदर, ठीक है। एक पास में लाना चाहती है दोनों स्ट्रैंड्स को, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इन्हें दूर ले जाना चाहता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, सॉल्ट ऐड कर दें, क्या करें, सॉल्ट ऐड कर दें, तो सॉल्ट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल Na+ सोडियम, सोडियम होगा इसमें, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपके कैटायंस होंगे, एनायंस होंगे। अभी जो पॉजिटिव चार्ज आयन है जैसे कि ये सोडियम है, तो ये सोडियम कहाँ पे जाकर के, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किससे जाकर के बाइंड करने की कोशिश करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे, ये इससे जाकर के इंटरेक्ट करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज है इस आपका ये जो कैटायन है वो न्यूट्रलाइज करेगा जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बना के दिखाता भी रहता हूँ कि ये इस तरीके से P, यहाँ पर O, ये डबल बॉन्ड O, और ये O नेगेटिव। तो ये जो इसका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जो सोडियम वगैरह हैं, जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं, ये आपके क्या करेंगे, इस चार्ज को आकर के न्यूट्रलाइज करेंगे। सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम आयन हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कौन सा साल्ट आपने इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर हम आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे ये जो डीएनए है वो स्टेबलाइज हो जाता है। स्टेबलाइज मतलब क्यों, देखिए यहाँ पर क्योंकि इन्होंने काउंटर कर लिया है, सोडियम मैग्नीशियम ने आकर के क्या किया, जो ये नेगेटिव चार्ज था इसको खत्म किया है, ठीक है, इसको यहाँ पे हाइड किया है, जिसकी वजह से ये जो फोर्स पहले डेवलप हो रही थी, रिपल्शन जो था पहले, पहले क्या था, रिपल्शन था, क्या अब रहेगा ये रिपल्शन, नहीं। क्यों, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ने आके न्यूट्रलाइज किया है। तो क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अब न्यूट्रल हो गए हैं, तो ये जो फोर्स है जो इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना चाहती थी, अब वो नहीं रही है, ठीक है। तो अब ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे की तरफ बाउंड अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि ये जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर है वो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इंक्रीज करने से, आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से डीएनए और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, डीएनए स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, डीएनए स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। मेल्टिंग के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, नीड मोर एनर्जी फॉर डीनेचुरेशन, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमें कैसा सॉल्यूशन लेना चाहिए, हमें लो आयनिक स्ट्रेंथ का जो है आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लोअर आयनिक स्ट्रेंथ, लोअर विल बी लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जीसी कंटेंट आपने देखा, फिर आयनिक स्ट्रेंथ देखा, क्योंकि अगर आपकी लोअर आयनिक स्ट्रेंथ है तो दैट मीन्स उसमें आयंस कम होंगे, ये सोडियम मैग्नीशियम आयन कम होंगे, ये जितने कम होंगे उतना ही यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फॉस्फेट बैकबोन पे वो रिपल्सिव होगा, यानी कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो हमें लो आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन रखना चाहिए ताकि जो है मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे तो इसके इंक्रीज होने से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है इनकी ये इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो सॉल्ट इंक्रीज कर रहे हैं ना आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, तो इनकी कंसंट्रेशन होगी, इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होंगे तो डीएनए की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है उसको कवर कर लेते हैं। अब इसमें लास्ट जो आता है थर्ड, वो क्या है, वो है आपका पीएच, ठीक है।
तो ये सब आपने देख लिया है, क्या क्या देख लिया, जीसी कंटेंट, आयनिक स्ट्रेंथ। अब क्या हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं पीएच की। पीएच किस तरीके से अफेक्ट करता है? पीएच दोनों तरीके से अफेक्ट करता है। यानी कि अगर आप ज्यादा पीएच को इंक्रीज कर दें तो भी अफेक्ट करेगा, और अगर आप ज्यादा पीएच को कम कर दें तो भी ये अफेक्ट करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पीएच ग्रेटर देन 10। अगर पीएच 10 से ज्यादा हो जाए, तो अगर हम पीएच को 10 से ज्यादा इंक्रीज कर दें, पीएच ग्रेटर देन 10, तो आपको पता है कि जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होता है वैसे वैसे H प्लस जो है वो कम हो जाते हैं, और OH जो है वो, OH नेगेटिव वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। सो दैट मीन्स हाइड्रोक्सिल जो है यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट होंगे। कब? जब हम बात करें पीएच 10 की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर जो है मोर OH नेगेटिव। ठीक है। अब OH नेगेटिव ज्यादा होने से क्या हो रहा है? OH नेगेटिव जब ज्यादा होते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये जो आप नाइट्रोजन देख रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, और आप देख सकते हैं ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, गुआनिन की जो है। तो ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, इस पे फोकस कीजिए, N1। ठीक है। तो N1 ऑफ गुआनिन, ये जो है आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डी प्रोटोनेटेड। क्या हो जाएगा ये? डी प्रोटोनेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें जो हमने डिस्कस किया था, बफर। ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम ज्यादा पीएच इंक्रीज करते हैं तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होने लगती है सॉल्यूशन में। कहाँ पर? सॉल्यूशन के अंदर। जब सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने प्रोटॉन को रिलीज कर देते हैं। ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस ही आपने पढ़े होंगे। तो ये अपने प्रोटॉन को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। तो सिमिलरली जब यहाँ पर हमने पीएच इंक्रीज किया है, जिससे जो है सॉल्यूशन में OH नेगेटिव बढ़ गए हैं और H प्लस जो है वो क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। तो इस H प्लस को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए जो गुआनिन है, उसका जो N1 है वो क्या हो जाएगा? डीप्रोटोनेटेड। यानी कि ये जो आपकी हाइड्रोजन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसको क्या कर देगा? रिलीज कर देगा सॉल्यूशन में। जब यहाँ पर ये हाइड्रोजन रहेगी नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी? समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। तो ये है यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर ये जो आपकी ये जो हाइड्रोजन है, ये आपके यहाँ से रिलीज हो जाती है, और जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अब ये यहाँ पर नहीं बन पाएगी। ठीक है। तो ये बॉन्ड नहीं बनेगा। जब यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं बनेगा तो कितने बॉन्ड रह जाएंगे? 1 और 2। तो दो ही बॉन्ड रह जाएंगे। ठीक है। 1 और 2, तो सिर्फ दो बॉन्ड रह जाएंगे। टू बॉन्ड ओनली एट पीएच ग्रेटर देन 10। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसका, इस हाइड्रोजन का, ये जो हम यहाँ पे जो हाइड्रोजन शो कर रहे हैं, ये रिलीज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसका जो पीके वैल्यू है वो है अराउंड 9.7। कितना है? 9.7। यानी कि 9.7 के बाद जो पीएच आएगा उसमें यहाँ पर हाइड्रोजन आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है। पीके वगैरह ये क्या है, इन सबको समझने के लिए जो है आपको बफरिंग पढ़नी पड़ेगी। ओके। या पीएच क्या है ये आपको समझना होगा। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉन्ड नहीं बनेगा तो इससे क्या होगा? इससे आपका जो है मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है। क्यों? अब कम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, पहले में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना था। इसी तरीके से अगर हम पीएच को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दें, यानी कि पीएच लेस देन 3 कर दें, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपके हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। हाइड्रोजन H प्लस आयन विल बी मोर। अब क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन ज्यादा होंगे, तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है वो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। देखिए, हो क्या रहा है कि हम चाहते हैं कि जो H प्लस आयन्स हैं वो सॉल्यूशन में ना ज्यादा हो ना कम हो। ठीक है। तो
अगर ये H प्लस आयन ज्यादा हो जाते हैं तो ये जो H प्लस आयन है ये जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उनको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है। और अगर सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कमी हो जाती है तो मॉलिक्यूल से H प्लस आयन ले लिए जाते हैं। ठीक है। तो जब pH 10 था तो सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कमी हो गई, उसको फुलफिल करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने H प्लस दे देते हैं। अब वो कौन कितने पीएच पे देगा वो डिपेंड करता है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पीएच कम हो गया तो H प्लस आयन बहुत ज्यादा हो गए। अब ये H प्लस आयन किसी को तो देने होंगे, तो ये जो H प्लस आयन है ये जो आपके बॉन्ड एक्सेप्टर हैं। ठीक है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें दो होते हैं, एक होते हैं आपके डोनर और एक होते हैं एक्सेप्टर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कौन होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। यानी कि जो आपके नॉ ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होनी है, तो जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। ठीक है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन है। ओके। तो क्या होगा कि ये जो आपके डोनर हैं ये क्या हो जाएंगे? ये प्रोटोनेटेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रोटोनेटेड। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, तो एट दिस कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर जो है ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्रोटोनेटेड। और क्योंकि प्रोटोनेटेड हो जाएंगे यानी कि ये इनके ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगी, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो इनके प्रोटोनेटेड होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। और अगेन जो है इसकी वजह से क्या है कि आपकी जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो अगेन क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि पीएच 10 से ज्यादा और 3 से कम होने से जो है मेल्टिंग टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, यानी कि अब कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किस लिए? और डीएनए को डीनेचर करने के लिए। सो आई होप आपको तीनों फैक्टर क्लियर हो गए हैं कि किस तरीके से ये अफेक्ट करते हैं आपके मेल्टिंग ऑफ डीएनए को, जिसमें आपने देखा जीसी कंटेंट देखा, कम होगा तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, कम टेम्परेचर लेगा उसको मेल्ट करने के लिए। फिर आपने आयनिक स्ट्रेंथ देखी, आयनिक स्ट्रेंथ भी अगर कम होगी तो मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा। फिर आपने पीएच देखा, पीएच के केस में हमने देखा कि पीएच या तो 10 से ज्यादा या 3 से कम होगा तो मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है। तो पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ एंड जीसी कंटेंट, ये वो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसपे आपका ये डीनेचुरेशन जो है वो डिपेंड करेगा, मेल्टिंग ऑफ डीएनए डिपेंड करेगी। नाउ एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग टेम्परेचर की, मेल्टिंग टेम्परेचर ये वो टेम्परेचर नहीं है जिसपे हमारा डीएनए पूरी तरीके से डीनेचर हो चुका है, नहीं। ये वो टेम्परेचर है जिसपे आपका 50% डीएनए डीनेचर हो चुका है। ठीक है। तो जैसा आप इस इमेज में देखेंगे तो ये यहाँ पर इसको कट करेगा और इसको यहाँ पर कट करेगा। तो ये जो है ये ब्लू वाले का मेल्टिंग टेम्परेचर है और ये रेड वाले का मेल्टिंग टेम्परेचर है। ठीक है। दो अलग अलग डीएनए है। ओके। तो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है? जिसमें 50% डीनेचुरेशन कितना हो जाता है? 50% डीनेचुरेशन। ठीक है। ये वो टेम्परेचर है। ओके। क्योंकि 100% के लिए आपको टेम्परेचर काफी इंक्रीज करना पड़ सकता है 100% अचीव करने के लिए। जैसा आप यहाँ पर देखिए कि दोनों का जो 50% है वो बिल्कुल काफी डिफरेंट है, लेकिन दोनों का 100% काफी क्लोज है। ठीक है। जहां पर 100% डीनेचुरेशन हो रहा है, सो दैट मीन्स आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि इनका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है अगर हम 100% फाइंड आउट करने लगे, क्योंकि 100% नेचर में कुछ होता नहीं है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, हम 50% ही फाइंड आउट करते हैं कि 50% डिनेचुरेशन किस टेम्परेचर पर हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। देखिए वैसे तो देखा जाए तो जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल देन किसे? जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है।
ठीक है, फॉर अननोन रीजंस, हमें नहीं पता किस लिए। लेकिन जो आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस की, ठीक है, तो उस केस में जो है आपका डीएनए स्टेबल होता है बट आरएनए स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस को हम बोलते हैं आरएनए अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्केलाइन मतलब जब आपका जो पीएच है, अल्केलाइन से मतलब है व्हेन पीएच इज हाई। ठीक है, तो जब पीएच ज्यादा होता है तो उसमें ओएच नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, ओएच नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं और एच प्लस आयंस कम होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है, ये है आपकी अल्केलाइन। अल्केलाइन का अपोजिट होता है एसिडिक। ठीक है ना, तो ये जो अल्केलाइन कंडीशन है, जैसा मैंने आपको बताया कि पीएच ज्यादा, OH नेगेटिव आयन ज्यादा, H प्लस आयन कम। ठीक है, तो यानी कि जब OH नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं उस केस में आपका जो आरएनए है वो लेस स्टेबल होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू डीएनए। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि आरएनए का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। हाइड्रोलिसिस मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोलिसिस आएगा यानी कि आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और वाटर की हेल्प से एक तरीके से। ठीक है, तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ईवीए से देखेंगे तो वहां से अब अच्छे से क्लियर होगा हमें। तो यहाँ पर फोकस कीजिए, देखिए ये है आपका आरएनए। ठीक है, आरएनए की पहचान क्या है, आप सभी को पता है कि आरएनए की पहचान है कि इसका जो 2' कार्बन है, कौन सा है ये 2' कार्बन। 2' कार्बन पे क्या होती है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या है आपका आरएनए है। अगर डीएनए होता तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती 2' कार्बन पे, बट यहाँ पर है। नाउ यहाँ पर आप देखिए कि जो इसका जो सबसे ऊपर वाला बेस है, जो फर्स्ट है यहाँ पर इसका न्यूक्लियोटाइड, इसमें ये इसका फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, जो कि इसके 5' कार्बन से अटैच्ड है। ये है इसकी 2' कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब होता क्या है कि जो, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बात करें यानी कि यहाँ पर OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये इसमें से ही जो कोई एक आपका जो OH नेगेटिव आयन है, ये क्या करेगा, ये इसको अटैक करेगा, किसको, इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है और क्या बना लेगा, ये वाटर बना लेगा। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसने अटैक किया इस हाइड्रोजन को। तो हुआ क्या है कि ये हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ चला गया OH नेगेटिव के साथ। अगर ये हाइड्रोजन इस OH नेगेटिव के साथ चला जाएगा तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से वाले, ये जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में थे, जिनसे इनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, क्योंकि यहां से जो ये H प्लस, ये जो H रिमूव हुआ है, ये कैसे होगा, एज H प्लस। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर इसने क्या है, ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और इन 2 इलेक्ट्रॉन से इसने क्या किया, ये जो आपका जो ये जो आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इसमें इस फॉस्फोरस को इसने टारगेट किया। ठीक है, जब ये इस फॉस्फोरस को टारगेट करेगी, टारगेट करने का मतलब है कि ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एरो है ये बताना चाह रहे हैं कि कौन किसके साथ जो है बॉन्ड बनाना चाहता है। इसके लिए मैं एक बार इसको यहाँ से ही सब इरेज कर देता हूँ दोबारा से बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका OH नेगेटिव है, ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है फिर ये इस फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाना चाहती है। लेकिन कौन कितने बॉन्ड बना सकता है उसकी क्या है, लिमिट है। राइट, ऐसा नहीं कि कोई कितने भी बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, जैसे ये OH नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, इसके पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए ये जो H है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन लाने की जरूरत नहीं है, इनके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए क्या है, ये H प्लस आयन चाहते हैं। क्या चाहिए इन्हें, इन्हें सिर्फ H प्लस आयन चाहिए यहाँ से, जो कि यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ही इसको टारगेट कर रहा है, इसको। अब ये जो फॉस्फोरस है 5 बॉन्ड बना सकता है, कितने, 5। तो अब जरा एक बार काउंट कीजिए इसने कितने बनाए हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे एक इसने यहाँ बनाया हुआ है, एक यहाँ बनाया हुआ है, 2 हो गए, 2 इसने यहाँ बनाए, 4, और ये हो गए 5। तो 5 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन ने इसको अटैक किया है तो इसको अपना कोई एक जो बॉन्ड है उसको
हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है जो इस ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है, इसको ये यहाँ से ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसके ऊपर आ गए, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गए। ओके, तो इस तरीके से ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये जो बॉन्ड बना हुआ था ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और इसने टारगेट कर लिया है, ये जो ऑक्सीजन है इसने इसको टारगेट कर लिया है। इसलिए अब आप देखेंगे नेक्स्ट इमेज में, तो यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन ने टारगेट किया था इस फॉस्फोरस को, तो इसने इसके साथ क्या बना लिया है, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया है। राइट, तो अब, और ये जो फॉस्फोरस है वो ऑलरेडी इस ऑक्सीजन के साथ पहले से बॉन्ड में था, तो अब ये दोनों से जुड़ा हुआ है। ये आपका 2' कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और 3' कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, इसलिए इसको बोला गया 2'3' साइक्लिक मोनोफॉस्फेट डेरिवेटिव। क्लियर हो गया, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से ये आपका यहाँ से कट करके निकाल दिया गया, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, ये जो OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट था सॉल्यूशन में। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है अल्किलाइन हाइड्रोलिसिस। ये आपका शॉर्ट एंड RNA है। अब यहाँ पे एक और OH नेगेटिव आएगा, वो इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा, उसके बाद ये ऑक्सीजन इसको अटैक करेगी, फिर ये जो आपके जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से हट जाएंगे, मतलब ये जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से ये भी रिमूव हो जाएगा। तो ये इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। ओके, अब ये जो आपका यहाँ पर इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म है, इसको अगर आपको नॉर्मल लेकर के आना है, तो उसके बाद क्या होगा, सिंपली वाटर की जरूरत पड़ेगी, H2O की, और फिर से यहाँ पर जो है इसी तरीके से हाइड्रोलिसिस होगी, और जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ये आपका कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। मीन्स कि या तो ये आपका 2' के साथ ब्रेक होगा, या ये 3' वाली साइड से ब्रेक होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी बन सकता है, इसमें 2', यानी कि इस हाइड्रोलिसिस से, ये क्या है, ये जो हाइड्रोलिसिस हो रही है, यहाँ से आपको 2' मोनोफोस्फेट मिल सकता है, या फिर आपको 3' मोनोफोस्फेट मिल सकता है। मतलब क्या है इसका, मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी, मान लीजिए आपकी शुगर है, या तो ये फॉस्फेट इससे अटैच होगा 3 वाले से। ठीक है, इस तरीके से अटैच होगा, तो ये कौन सा कार्बन है, 3', तो ये है क्या, 3' मोनोफोस्फेट। या फिर ये जो है आपका इस 2 वाले से अटैच रह जाएगा, किसी भी एक से अटैच रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे OH लिख लीजिएगा। तो ये हो सकता है कि आपका इसके साथ रह जाए, तो किसी भी एक के साथ रह जाएगा, और जो दूसरा वाला है वहां से ये हट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे एक मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये किसी के साथ भी जा सकता है, तो 2 के साथ भी जा सकता है, 3 के साथ भी जा सकता है, तो दोनों में से कोई एक आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो 2' मोनोफोस्फेट प्रोड्यूस होगा, या फिर वो 3' मोनोफोस्फेट प्रोड्यूस होगा, कोई भी प्रोड्यूस हो सकता है। और ये जो हमारे फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन है, इसको बोलते हैं ट्रांसएस्टरीफिकेशन। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से जो फॉस्फो डायस्टो बॉन्ड है ब्रेक हो जाता है, और किस तरीके से ये आपका फिर ये वाटर की हेल्प से हाइड्रोलिसिस हो जाता है इनका। तो 2' मोनोफोस्फेट एंड 3' मोनोफोस्फेट यहाँ पे मिक्सचर आपको मिल जाता है। नाउ, ये जो पूरा प्रोसेस है ये इस वजह से हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पर जो RNA होता है, RNA में क्या होता है, RNA में ये जो OH ग्रुप यहाँ पर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कहाँ पर, 2' पोजिशन में, इसके ऊपर अटैक हो पाया। ठीक है, किसने अटैक किया, इस हाइड्रोक्सिल आयन ने किया, इस वजह से पूरी रिएक्शन हुई, और DNA में तो होता ही नहीं है ये। ठीक है, इसीलिए जो अल्किलाइन हाइड्रोलिसिस है वो किसका होता है, ये अल्किलाइन हाइड्रोलिसिस RNA का होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड जो DNA है, या जो DNA है उसका ये नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, नो OH एट C2'। ठीक है, क्योंकि DNA में सेकंड प्राइम कार्बन पे OH होता ही नहीं है। क्लियर है, तो इसीलिए जो DNA है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इनका नहीं होता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ इथीलियम ब्रोमाइड। अगर आपने अपने लैब में DNA रन किया है जेल में, तो आपने इथीलियम ब्रोमाइड का नाम सुना होगा, है ना।
ये जब भी हम रन करते हैं डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो उसमें हम इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करते हैं। क्यों करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड ऐड? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमारा डीएनए रन हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस डीएनए को, उसकी जो जेल है उसको ले जा करके यूवी से एक्सपोज कराते हैं। जब हम यूवी से एक्सपोज कराते हैं तो जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से कुछ बैंड्स जो हैं वो हाईलाइट होने लगते हैं, राइट। तो ये जो आप बैंड देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आप इस तरीके से देख पाते हैं। तो ये बैंड क्यों विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर आपका इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो क्या है, वो आपका एक फ्लोरोसेंट डाई है। ओके। तो क्योंकि एक फ्लोरोसेंट डाई है, तो जब हम इसे यूवी लाइट से एक्सपोज कराते हैं तो ये ग्लो होने लगती है। ठीक है। तो जो आपका डीएनए है वो ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें इथिडियम ब्रोमाइड है, तो वो इथिडियम ब्रोमाइड ग्लो कर रहा है। ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो डाई है वो कहीं ना कहीं जा करके डीएनए से बाइंड हो रही है, तभी तो वो डीएनए बैंड को हाईलाइट कर पा रही है कि डीएनए का बैंड कहाँ पर है। ठीक है। तो ये जो इथिडियम ब्रोमाइड होता है, ये आपका क्या है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर है, तो ये प्लेनर है। कैसा मॉलिक्यूल है ये? प्लेनर मॉलिक्यूल है। और आपको पता है कि जो हमारे जो डीएनए के भी जो बेसिस होते हैं वो भी कैसे होते हैं, ये भी प्लेनर होते हैं। ठीक है। तो ये बेसिस भी प्लेनर है, इथिडियम ब्रोमाइड भी कैसा है, एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो इथिडियम ब्रोमाइड है, ये हमारे डीएनए में जाकर के क्या कर लेता है, इंटरकैलेट हो जाता है। इंटरकैलेट। ठीक है। तो पूरा लिख लीजिए, इंटरकैलेट इनटू द स्टैक्ड बेस पेयर। जो हमारे बेस पेयर्स हैं उनमें जाकर के इंटरकैलेट कर जाता है। इंटरकैलेट मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इसमें, तो ये यहाँ पर आकर के, ये जो यहाँ पर जो थोड़ा गैप आपको दिखेगा, उसमें जाकर के ये जो है इंटरकैलेट कर जाता है, यानी कि ये भी एक तरीके से स्टैकिंग में पार्टिसिपेट करने लगता है। ठीक है। तो ये क्या है आपका इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है। इस तरीके से जाकर के ये आपका यहाँ पर इन बेस स्टैकिंग यहाँ पर इंटरकैलेट हो जाएगा। क्लियर है? तो क्योंकि ये यहाँ पर जाकर के इंटरकैलेट हो जाता है, और जब हम इसे जेल को यूवी से एक्सपोज करते हैं तो उस केस में ये हमें जो इथिडियम ब्रोमाइड है वो क्या है, वो फ्लोरोसेंस देने लगता है। ठीक है। और इसके फ्लोरोसेंस से हमें पता चल जाता है कि हमारा डीएनए कहाँ पर है। अब क्योंकि ये आपका डीएनए के अंदर जाकर के इंटरकैलेट कर रहा है, तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज लाएगा ये। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ईटीबीआर, ये जब जाकर के आपका इंटरकैलेट करता है डीएनए के अंदर, तो क्या करता है, ये आपका अनवाइंड करता है डीएनए को। क्या करता है ये? अनवाइंड। ठीक है। यानी कि ओपन करने की कोशिश कर रहा है बाई बाई 27 डिग्री। ठीक है। तो ये क्या करता है, 27 डिग्री उसको ओपन कर देता है। ठीक है। यानी कि अनवाइंडिंग हो रही है यहाँ पर। तो जितने ज्यादा ईटीबीआर के मॉलिक्यूल इंटरकैलेट करेंगे उतना ही अनवाइंडिंग होगी, और उस अनवाइंडिंग से क्या होगा कि जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ये क्या होने लगेंगे, ये डिक्रीज होने लगेंगे। ठीक है। जब नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज होंगे तो आपको पता है उससे क्या होगा, उससे आपकी सुपर कॉइलिंग होगी। ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि कितना एटीबीआर आपने डाला है उसके अंदर, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज और सॉरी डिक्रीज होंगे, और इसके डिक्रीज से जो आपका ट्विस्ट नंबर है या जो लिंकिंग नंबर है, आपको पता है लिंकिंग नंबर जो है तब तक चेंज नहीं होता जब तक हम उस सर्कुलर डीएनए को क्या ना करें, कट ना कर दें। ठीक है। तो क्या चेंज होगा, ये आपका जो मॉलिक्यूल है सुपर कॉइल हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टॉप व्यू शो किया गया है, आप देखेंगे कि जो शुगर है उसका हर बेस में कितना है, 36 डिग्री।
ठीक है, रोटेशन। क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे ये जो आपका स्ट्रैंड ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं डीएनए में क्या है, ये हमारे स्ट्रैंड्स हैं, ये कहा जा रहे हैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, बट क्योंकि ये हेलिकल है शेप में, तो हेलिकल है इसका मतलब ये सर्कुलरली रोटेट करते हुए ऊपर जाते हैं। तो जब ये सर्कुलरली रोटेट कर रहे हैं तो ये फर्स्ट शुगर है, उसके बाद सेकंड शुगर आएगी, फिर थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी। तो हर शुगर जो है एक सर्कल में एक एंगल पर होगी, ठीक है। ये पहली शुगर है, दूसरी शुगर है, तीसरी, फोर्थ, ये ऊपर की तरफ तो मूव कर रही है हेलिक्स, लेकिन उनके बीच में क्या होगा, एक डिग्री, कुछ डिग्री का एंगल होगा दो शुगर के बीच में। तो ये जो एंगल होता है दैट इज 36 डिग्री अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और ये जो है ये कितना अनवाइंड कर रहा है, ये 27 डिग्री अनवाइंड कर रहा है। तो ये 36 है, ये 36, ये 36, ये 36। तो इस तरीके से आपको पता है, क्योंकि 36 डिग्री है तो टोटल सर्कल कितने का होता है, टोटल सर्कल होता है 360 डिग्री का, डिवाइड बाय 36, इसका मतलब कितना आएंगे 10 बेस पेयर, राइट। तो यही तो हमने देखा कि जो बी फॉर्म डीएनए है उसमें कितने होते हैं, 10.4 बेस पेयर होते हैं पर टर्न, ठीक है ना। टर्न का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, टर्न का मतलब होता है जब ये हेलिकल जो शेप है वो एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखे, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये थोड़ा हाफ में रह गया, हम कोई दूसरा पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लीजिए, ये यहाँ से गया और यहाँ से। तो जब ये इसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, इस पोजीशन पे वापस आ गया, तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसलिए लिख रहा है अप्रोक्सीमेट 36, ठीक है, यानी कि अराउंड 36 है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिस होते हैं वो होते हैं 10.4 एक्चुअल में जो होते हैं, ठीक है। तो हर शुगर के जो है नेक्स्ट शुगर जो है अप्रोक्सीमेट 36 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो आई होप ये जो इथेरियम ब्रोमाइड का रूल है ये भी आपको समझ में आया होगा। जितना ज्यादा आप ऐड करते जाएंगे उतना ही यहाँ पर क्या होगा, अनवाइंडिंग होगी, और अनवाइंडिंग से क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज हो रहे हैं तो किस टाइप की सुपर कॉइलिंग होगी, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। ओके, चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में बताया फॉलोइंग आर थ्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस दैट फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डीएनए अपने आप से फोल्ड होने की कोशिश करेगा, ओके। तो इसमें ये आपको तीन सीक्वेंस गिवन है, बेस्ड ऑन देयर स्टेबिलिटी विच वन इज करेक्ट, आपको बताना है इसमें कौन करेक्ट है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो पैटर्न रिपीट होते हुए दिखेंगे वो आपस में ही क्या कर लेंगे, बेस पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे कुछ पैटर्न देखने के लिए मिलेंगे जो आपस में ही बेस पेयरिंग कर लेंगे। जैसे ये ए टी टी है, ये इस ए टी के साथ क्या कर सकता है, बेस पेयरिंग कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सर्च करना है कि ये कितना बड़ा है यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर बेस पेयरिंग कर सके इसके साथ। तो जी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर सी भी कर सकता है, ए के साथ यहाँ टी कर सकता है, इस जी के साथ ये नहीं कर पाएगा ना। तो बस यहाँ तक है। तो अगर हम इसे बनाने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा आपका ए टी टी जी ए, है ना। और इसके सामने क्या आ जाएगा, और इसके जस्ट सामने आपका ये वाला एंड होगा, इस एंड पे फोकस कीजिए। तो इसके सामने आएगा टी, इसके सामने आ गया ए, इसके सामने आ गया ए, इसके सामने आ गया सी, इसके सामने आ गया टी। बस इतना ही मैच कर रहा था, उसके बाद जो है बेस पेयरिंग नहीं हो पा रही थी। तो बाकी का जो सीक्वेंस है उसको आप नॉर्मल लिख सकते हैं जी सी जी ए, ये इस तरीके से। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपने देखा अपने आप में ही फोल्ड हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 बेस पेयरिंग हुई है, राइट। कितने बेस पेयरिंग है यहाँ पे, 5 बेस पेयरिंग है। इसी तरीके से आपको सेकंड वाले में देखना है कि इसमें कितने हो रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर आप देखिए कि ये ए, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी टी है, यहाँ पर ए है, जी सी, ए की टी के साथ हो सकती है, जी की ए के साथ नहीं हो सकती, तो इसका इतना ही था, ठीक है। तो और बाकी कुछ दिख रहा है इसमें, नहीं। तो आपको हर पॉसिबिलिटी देखनी है, तो इसमें इतना ही है। और नेक्स्ट वाले में जी सी जी ए टी, और भी कुछ बन सकता है क्या, नहीं दिख रहा है। चलिए नीचे वाले में देखते हैं। यहाँ पर है ए टी, ट्रिपल जी, ट्रिपल सी, फिर आपका ए टी, बहुत अच्छे।
तो यहाँ पर आपने देखा कि इसमें ज्यादा है, इसमें कितने हैं, 1 2 3, नहीं इसमें भी सेम है राइट। तो सब में जो है 5 ही है राइट। इसमें भी 5 बेस पेयरिंग है, इसमें भी 5 बेस पेयरिंग हो रही है, इसमें भी 5 बेस पेयरिंग हो रही है। यानी कि अगर ये आपस में ही अपने में बेस पेयरिंग करना चाहें तो 5 बेस पेयरिंग इनमें सभी में हो रही है। तो अब हमें देखना है कि स्टेबल कौन है। देखिए स्टेबिलिटी के लिए हमें देखना होगा कि इसमें जीसी कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि जीसी कंटेंट ज्यादा मतलब उतना ही ज्यादा जो है एनर्जी लेगी उसे ब्रेक करने में। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 जी हैं, ठीक है। तो इसमें 3 जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हैं आपके बेस पेयर, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सी। तो सी किस में आ रहा है, सी यहाँ पर आ रहा है और किसी में भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी आप देखिए इसमें इन दोनों में एक एक जी है, तो उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट इसमें क्योंकि 3 जी है, तो ये जो है ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है एज कंपेयर टू 80, ठीक है। यहाँ पर भी एक ही जीसी था, तो वो इतना स्ट्रांग नहीं है, ओके। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा हो गया है इनके बीच में गैप, तो उसकी वजह से जो है बी ज्यादा इतना स्ट्रांग नहीं होगा, ए ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसलिए सी ए बी। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा गेट बायोटेक्नोलॉजी में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड द रीजन। असर्शन है द एसोसिएशन कांस्टेंट इन वाटर, सो एसोसिएशन कांस्टेंट बताया गया है इन वाटर फॉर द जीसी बेस पेयर इज 3 times लोअर देन दैट फॉर एटी बेस पेयर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये एसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है। एसोसिएशन कांस्टेंट, देखिए एक एसोसिएशन कांस्टेंट होता है, एक होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आप कंसिडर कीजिए कि आपका एक रिसेप्टर है और एक लाइगेंड है। तो रिसेप्टर प्लस लाइगेंड दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ठीक है। तो आप सिंपली इसको आर एल लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये एक दूसरे से बाइंड होकर के रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। कंसिडर कर लेते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इनसे डिसोसिएट भी हो सकते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा, क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। चेंज नहीं आ रहा मतलब अगर 10 रिसेप्टर है और 10 लाइगेंड है और मान लीजिए 20 रिसेप्टर लाइगेंड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एज इट इज रहेंगे, चाहे कितना भी टाइम इंक्रीज होता रहे ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि रिएक्शन तो चल रही है, लेकिन जितनी यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन वो है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है। नाउ कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर जो है आपके जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके लिए K1 और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसके लिए K-1, ये आपके रेट कांस्टेंट होते हैं। नाउ एसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, अगर हमें एसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम में आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो अब क्योंकि हम एसोसिएशन की बात करें यानी कि हम बात करें कि आर एल कितना है, ठीक है। आर एल यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएंगे हमारे लिए, सबस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये जो आपका के ए है एसोसिएशन कांस्टेंट, ये आपका रेशो होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है आर एल, तो आर एल की कंसंट्रेशन कितनी है, डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है, ये आर और ये एल, तो आर इंटू एल, इनकी कंसंट्रेशन का मल्टी प्रोडक्ट, ठीक है। इसका जो रेशो होता है ये है एसोसिएशन कांस्टेंट। अगर हम आपसे पूछे जाए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, तो डिसोसिएशन का मतलब है इसको ब्रेक करना, यानी कि जब हम यहाँ पर हमारे लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। डिसोसिएशन मतलब इसको ब्रेक करना, तो उस केस में ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे उस केस में जब हम डिसोसिएशन की बात करेंगे। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि यही तो ब्रेक होकर के इन दोनों को बनाएगा, ठीक है। तो डिसोसिएट होगा, तो उस केस में अगेन प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट, लेकिन आपकी बार प्रोडक्ट हमारा चेंज हो जाएगा। आपकी बार हमारे प्रोडक्ट है आर एल जो कि ऊपर लिखे जाएंगे और सबस्ट्रेट नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका एसोसिएशन और ये आपका डिसोसिएशन, ये रेशो है, ठीक है।
प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट का अभी आपको देखना होगा कि एसोसिएशन में कौन प्रोडक्ट है, डिसोसिएशन में कौन प्रोडक्ट है, उसको आप ऊपर रख लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे बात की गई है एसोसिएशन कांस्टेंट की, तो एसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा बताया गया है, तो एसोसिएशन कांस्टेंट सॉरी लोअर बताया गया, कम बताया गया, तो कंसिडर कर लेते हैं लोअर, ये लेस है। तो ये लेस कब होगा, के की वैल्यू लेस तब होगी जब नीचे जो सबस्ट्रेट है इसकी वैल्यू ज्यादा हो और आर एल की वैल्यू लेस हो, तभी तो होगी। डिवीजन अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि ये वैल्यू कम करनी है तो नीचे वाले की वैल्यू इंक्रीज करनी होगी और ऊपर वाले की वैल्यू डिक्रीज करनी होगी, राइट। तो हमें पता है कि जो जीसी बेस पेयर है इनका तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू एटी। अगर इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ, तो उस केस में क्या ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, उस केस में जो आर एल है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, हाई होगी, राइट। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से बाइंड करते हैं एज कंपेयर टू एटी, तो आर एल ज्यादा होना चाहिए। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि लोअर है, तो लोअर के केस में आर एल जो है वो क्या है, कम आ रहा है, तो ये तो लेस आ रहा है यहाँ पे। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था हाई, तो दैट मीन्स कि ये जो असर्शन है वो फॉल्स है, ठीक है। तो एसोसिएशन कांस्टेंट हमें बताता है कि आर एल जो है यानी कि प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से कितना ज्यादा है। प्रोडक्ट मतलब जो एसोसिएटेड प्रोडक्ट है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए प्रोडक्ट है, वो कितने ज्यादा है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। तो इसकी वैल्यू हाई होगी जो ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड करते हैं, और लेस होगी जो लेस वीकली बाउंड करते हैं, ठीक है। तो वीकली बाउंड के लिए लेस होगी, और हाई किसके लिए होगी, स्ट्रांगली के लिए, जो स्ट्रांगली बाउंड करते हैं। केडी के साथ अपोजिट हो जाता है। केडी की वैल्यू अगर ज्यादा है, केडी अगर आपका हाई है, केडी अगर हमारा हाई है, तो दैट मीन्स कि जो ये प्रोडक्ट हैं इनकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, तो दैट मीन्स ये ज्यादा कब है, दैट मीन्स कि केडी की वैल्यू हाई, इसका मतलब वो जल्दी डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से, तभी तो इनकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी, आर और एल की, इनकी अलग अलग वैल्यू ज्यादा है। और ये जो है जो पेयर्ड बना हुआ है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये सॉल्यूशन के अंदर कम प्रेजेंट होगा, इसी वजह से केडी हाई आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा बात यह है कि एसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा उतनी ज्यादा अच्छे स्ट्रांगली एसोसिएट होंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा उतने ही वीकली एसोसिएट होंगे। चलिए वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो असर्शन है ये फॉल्स हो गया है, क्योंकि ये कह रहा है कि जीसी बेस पेयर 3 टाइम्स लोअर है इनका एसोसिएशन कांस्टेंट, जबकि ये तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ये जो एटी है वो सिर्फ 2 ही बनाता है, और जीसी का तो स्टैकिंग जो इंटरेक्शन वो भी ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है, देर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इन जीसी एंड 2 इन एटी, ये एकदम करेक्ट है। सो दैट मीन्स, तो ये तो नहीं होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तो नहीं है। फिर ए इज फॉल्स, बी बट आर इज ट्रू, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगेन आपका गेट बायोटेक्नोलॉजी पूछा गया है। अंडर अल्केलाइन कंडीशन डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, व्हाई, बताइए। बिकॉज आरएनए फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऐसा तो हमने नहीं देखा। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, ये भी हमने नहीं देखा। आरएनए हैज यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थायमिडीन, होता तो है बट इसकी वजह से तो नहीं लगता है। और आरएनए ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस, तो यही ऑप्शन राइट हमने देखा है, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ आरएनए, ये डिस्कस किया था। डीएनए में क्यों नहीं होता, क्योंकि डीएनए में जो 2 प्राइम कार्बन है वो क्या है, वहां पे डीऑक्सी है ना, डीऑक्सी राइबो शुगर है। सो ये क्वेश्चन आपका सीएसआर में ही पूछा गया है, डीएनए अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड। अब आप इसे खुद से आंसर कर सकते हैं। सो दिस इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।